तमाम ताजा तरीन खबरें, बात होगी आपकी सेहत की, समाचार पत्रों की सुर्खियों की, और भी होगा बहुत कुछ। और अगले 1 घंटे में आपके साथ होंगी मैं जया सिन्हा और असीम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया जया। और आज बहुत ही खास दिन है। खास दिन इस मायने में कि भारत और चीन के बीच आज एक बार और बातचीत होगी। जिस तरह से सीमा पे तनाव कैसे कम किया जाए, उस दौर की कमांडर स्तर की बातचीत होगी आज। और साथ ही साथ जया, जीएसटी की भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसलिए भी कि जो मांग राज्य कर रहे हैं अपने कंपनसेशन को लेकर, किस तरह से उस दिशा में बात आगे बढ़ती है, क्या केंद्र सरकार उनकी बातों को मानती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, कॉम्पनसेशन को लेकर 43वीं जीएसटी की बैठक है। साथ ही साथ एक खबर और भी आ रही है, इस तरह से लीबिया में जो भारतीय जिनको किडनैप किया गया था, अपहरण किया गया था, उनकी रिहाई हुई। एक बड़ी राहत यहाँ पर उन तमाम जो रिलीज किए गए हैं लोगों के परिवारों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप खेल में रुचि रखते हैं तो कल का दिन बहुत ही खास रहा, बहुत ही जबरदस्त रोमांचक मुकाबला, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला था नडाल और जोकोविच के बीच। लेकिन नडाल यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए। और अभी होगी बहुत सारी ढेर सारी खबरें, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर उनके सम्मान में आज करेंगे 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, उनके महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का है ये एक और अवसर। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज होगी 7वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता। पूर्वी लद्दाख के चुशूल में होगी बैठक। दोनों देश करेंगे एलएसी पर सैन्य तनाव कम करने के उपायों पर बातचीत। लीबिया में अपहरण किए गए 7 भारतीयों को किया गया रिहा। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 7 भारतीयों को 14 सितंबर को लीबिया में अशरीफ से किया गया था अगवा। ट्यूनीशिया में भारतीय मिशन ने अगवा भारतीयों की रिहाई में निभाई अहम भूमिका। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 43वीं बैठक में आज होगी राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के मुद्दे पर चर्चा। 5 अक्टूबर को हुई बैठक में इस मुद्दे पर नहीं बन पाई थी सहमति। हाथरस मामले में आज डीजीपी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित राज्य के कई अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने होंगे पेश। सीबीआई ने की मामले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के गया में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की पहली चुनावी रैली को किया संबोधित। राजद कांग्रेस पर जाति मजहब की राजनीति करने को लेकर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदली बिहार की तस्वीर। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची की जारी। और खेल की खबर में राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस का 13वां खिताब। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से दी मात की रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी। तो ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां, और आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसंघ के नेता और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी उत्सव के मौके पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। वर्चुअल माध्यम पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजमाता सिंधिया के पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ देश के अन्य भागों से कई गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। जन्म शताब्दी उत्सव के क्रम में इस विशेष स्मृति सिक्के की परिकल्पना वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि 12 अक्टूबर को राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्मदिन है। इस विशेष अवसर पर 100 रुपए का स्मृति सिक्का सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। ये उनके जन्म शताब्दी उत्सव का हिस्सा है और उनके महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का एक और मौका है। ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली सिंधिया भाजपा के बड़े चेहरों में से एक थीं। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। और विजय राजे सिंधिया की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजमाता सिंधिया जी ने अपने त्याग और राष्ट्रभक्ति से देश की राजनीति को नई दिशा प्रदान की।
राष्ट्र और विचारधारा के प्रति उनका समर्पण वंदनीय था। आपातकाल के समय लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने अत्याचारी शासन की घोर यातनाएं सही। विचारों और सिद्धांतों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति को नमन। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उन्हें नमन किया और कहा कि उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर संपूर्ण जीवन आमजन की सेवा में लगा दिया। त्याग व समर्पण की प्रतिमूर्ति रहा उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इस खास दिन पर आइए एक नजर डालते हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया के जीवन पर बनी इस खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने की राजमाता विजयराजे सिंधिया अपने सफल सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए देश में काफी प्रसिद्ध रही हैं। उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल किया जाता रहा है। 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर में राणा परिवार में जन्मी विजयराजे के पिता महेंद्र सिंह ठाकुर जालौन जिले के डिप्यूटी कलेक्टर हुआ करते थे। 1937 में वो अपने पिता के साथ झांसी पहुंची। यहाँ 21 फरवरी 1941 में विजयराजे का जीवाजीराव सिंधिया के साथ विवाह हो गया। पति के निधन से कुछ पहले वो राजनीति में सक्रिय हुई और 1957 से 1991 तक 8 बार ग्वालियर और गुना से सांसद रहीं। शुरुआती राजनीति कांग्रेस में की। 1967 में राजमाता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। 1967 में राजमाता ने करेरा से विधानसभा और गुना से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और जीता। बाद में राजमाता जनसंघ में शामिल हो गईं। 1975 में देश में लगे आपातकाल का विरोध किया। 1977 में राजमाता राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। 1980 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो पार्टी ने उन्हें रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया। 1980 में राजमाता बीजेपी के गठन के बाद पार्टी की उपाध्यक्ष बनी। राजमाता 1989 और 1996 में गुना से सांसद रहीं। 16 मई 1996 को वो क्षण भी आया जिसकी अभिलाषा राजमाता को दशकों से थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की अगुवाई में गैर कांग्रेसी गठबंधन सत्तारूढ़ हुआ। बाद में राजमाता ने स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 25 जनवरी 2001 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर लीबिया से है। लीबिया में अपहरित किए गए 7 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। ट्यूनीशिया में भारतीय दूत पुनीत रॉय कुंदल ने उनकी रिहाई की जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रहने वाले इन 7 भारतीयों को 14 सितंबर को लीबिया में अशरीफ से अगवा कर लिया गया था। लीबिया में भारत का दूतावास नहीं है। पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में भारतीय दूतावास ही लीबिया में भारतीय नागरिकों से जुड़े मामलों का प्रबंधन करता है। लीबिया सरकार और वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क कर भारतीय नागरिकों को मुक्त कराने के लिए मदद मांगी गई थी। गौरतलब है कि ट्यूनीशिया में भारतीय मिशन ने अगवा भारतीयों की रिहाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जो दर्शक इस खबर को देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लीबिया में, जहां कि हमारा कोई मिशन भी नहीं है और वहां से जो 7 भारतीयों को किडनैप कर लिया गया था उनको अब रिहा कर दिया गया, आखिर ये रिहाई कैसे संभव हो पाई? अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभिषेक, तो 7 अवैध भारतीय रिहा किए गए। लीबिया से एक बड़ी राहत यहाँ पे उन तमाम जो रिहा किए गए भारतीय हैं उनके परिवारों के लिए। और अभिषेक, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अभिषेक, हम अभिषेक से संपर्क हमारा अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यहाँ पर लीबिया से 7 अवैध भारतीय जो है वो रिहा किए गए और इसमें भारतीय मिशन जो ट्यूनीशिया में है और तमाम एजेंसियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई उनकी रिहाई में। खबरों में आगे बढ़े। भारत और चीन के बीच आज LAC पर सीमा पर तनाव कम करने के लिए 7वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। पूर्वी लद्दाख के चुशूल सीमा पर होने वाली इस बैठक में दोनों देशों की सेनाएं LAC पर डिसंगेजमेंट को लेकर चल रही वार्ता पर आगे बातचीत करेंगे। दोनों देश LAC पर सैन्य तनाव कम करने के उपायों पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं और आप हमें सुन पा रहे हैं?
सुधीर, जी जी जी, बताइए सी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से ये आज एक और दौर की बातचीत होने वाली है भारत और चीन के बीच में कमांडर स्तर की, छठे दौर में भी कुछ रिजर्वेशंस थे दोनों ही पक्षों की तरफ से, चीन की तरफ से भी भारत की तरफ से भी। क्या हम ये उम्मीद करें कि वो रिजर्वेशन को और भी वो ईज करेंगे ताकि सातवें दौर की जो बातचीत है वो अच्छे से हो सकेगी, और जो डिमांड्स भारत ने किए हैं चीन के साथ और जो स्थिति पहले वाली स्थिति अगर मैं बात करूं उस स्थिति में जाने की जो डिमांड है भारत की तरफ से, उससे आने वाले दिनों में हम जमीन पर उतरता हुआ देख पाएंगे? बिल्कुल असीम, देखिए सातवें दौर की बातचीत बहुत अहम है क्योंकि सर्दियां अब शुरू होने वाली हैं। बिल्कुल या ये कहते हैं कि अगर उस इलाके की हम बात करें तो सर्दियां ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी, तो अब दोनों जो सेना है उनके लिए आगे की बातचीत को लेकर बिल्कुल अहम बातचीत करनी है कि आखिर जो डिसएंगेजमेंट की स्थिति है उसको लेकर क्या जो रुख है उसको आगे लेकर किस तरह से बढ़ा जाए। भारत, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा, शुरुआत से भारत ने अपना जो रुख है वो साफ तौर पर रखा है कि पहले अप्रैल से पहले वाली जो स्टेटस को वाली स्थिति है वो मेंटेन की जाए। और अब माना यह जा रहा है कि जब से जो दोनों देशों के विदेश मंत्री हैं उनके बीच बातचीत हुई है, जो 5 सूत्रीय एजेंडा। जी सुधीर। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, सुधीर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 7वां दौर आज होगा और लगातार भारत की ओर से जो लद्दाख में जो तनाव को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की बात भारत की ओर से की जा रही है, जो 5 सूत्रीय जो द्विपक्षीय समझौते थे बिल्कुल उसको क्रियान्वयन पर केंद्रित रही थी। और पिछली बार हमने देखा था कि संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय के उन्होंने भी भाग लिया था बिल्कुल, और इस बार भी वो शामिल हो और सकते इसलिए हैं। भी जया, जो आप बात कह रही थी कि मॉस्को में जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें उससे इतर उस मीटिंग से इतर जब भारत और चीन के विदेश मंत्री जब मिले थे तो उसमें 5 सूत्री जिस बात का आप जिक्र कर रही थी उस पर एक सहमति बनी थी, और उसको कैसे अब आगे बढ़ाया जाए ये भी एक बहुत बिल्कुल। अभिषेक झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो आज 7वें दौर की बातचीत है, जो लगातार भारत की ओर से यथास्थिति बनाने की और जो तनाव को कम करने के लिए एक तरह का रोड मैप तैयार करने की बात है। सुधीर से लेंगे अपडेट, लेकिन अभिषेक से हम लेते हैं लीबिया वाले मुद्दे पे अपडेट। अभिषेक, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि चूंकि एक तो हम बता रहे हैं कि लीबिया में हमारा कोई मिशन है नहीं, वो मिशन हमारा ट्यूनीशिया में है, वहां से इन सारी चीजों को ऑपरेट किया गया, उस पर नजर रखी गई और ये रिहाई मुमकिन हो पाई है। हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताइए कि आखिर जो 7 भारतीयों को किडनैप कर लिया गया था उसकी रिहाई किस तरह से डिप्लोमेटिकली किस तरह से संभव हो पाई है? देखिए असीम, जिस प्रकार से वहां पर भारत के कई कंपनियां हैं जो लीबिया में डिस्ट्रक्शन जितना ज्यादा हुआ है पिछले सालों में, तो उसके बाद जो रीडेवलपमेंट का वर्क वहाँ चल रहा है उसमें बहुत सारी भारतीय कंपनियां इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे भारत के कामगार वहां जाते हैं काम करने के लिए। और कई बार जैसा कि इस मसले में भी हुआ है, कई बार वहाँ के जो लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो लोकल लॉर्ड्स हैं वो ये किडनैपिंग करते हैं ताकि इसका वो कोई पॉलिटिकल या मॉनेटरी बेनिफिट उठा पाए। हालांकि इस बार भी करीब हफ्ता भर हुआ जब इन्हें किडनैप किया गया था, और उसके बाद लगातार जो भारतीय मिशन है, क्योंकि लीबिया में अभी डिप्लोमेटिक मिशन, लीबिया से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध है, लेकिन वहाँ डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है सिक्योरिटी और बाकी अलग वजहों की वजह से। तो जो ट्यूनीशिया है, वहाँ के जो एम्बेसडर है पुनीत रॉय कुंडल, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी वहाँ पीस के लिए चाहे कहें कि नेगोशिएशन के लिए काम करती हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहे और लगातार कई दौर की बातचीत के बाद ये रिहाई मुमकिन हो पाई है। आज देर रात, आज अहले सुबह करीब कहें तो इस तरह से ये खबर आई कि 700 परिजन हैं भारत के लोगों के, उनको वहां पर जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बंधक बनाया था उन्हें वहां आजाद कर दिया, और ये एक राहत की खबर आई है। बिल्कुल अभिषेक, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी भारत वापसी सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, अब वहां पर जिस प्रकार से उन्हें काम उनका खत्म हो चला था, तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ की एम्बेसी अब जल्द से जल्द उनके वीजा और जो टिकट हैं, क्योंकि फ्लाइट सर्विसेज बहुत ज्यादा अभी नॉर्मल डेज नहीं है, तो फ्लाइट सर्विसेज बहुत ही अंतराल के बाद खुलती हैं, एक लीबिया या ट्यूनीशिया से भारत के लिए। तो ऐसे में जो जल्दी से जल्द उनकी भारत वापसी की हम उम्मीद कर सकते हैं, और वहाँ की एम्बेसी इसके लिए काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत ही राहत की खबर जया कि जिन 7 भारतीयों को अगवा कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, अब उन्हें
रिहा कर दिया गया है और ये भारत की एक तरह से कहा जाए एक कूटनीतिक जीत भी है। बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण खबर वो ये कि जिस तरह से आज कमांडर स्तर की बातचीत एक बार फिर से होगी, 7वें दौर की बातचीत होगी और इसमें क्या कुछ इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन एक बार फिर संपर्क हमारा हो गया स्थापित सुधीर के साथ। सुधीर, ये बताइए कि आज 7वें दौर की बातचीत होने वाली है और हम ये सभी जानते हैं कि जिन 5 सूत्री बातों पे सहमति बनी थी भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में, हम सभी ये हर दौर की बातचीत में ये कहते हैं कि इस दौर की बातचीत में उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को उठाया जाएगा, उस पर बातचीत होगी ताकि जो टेंशन है वो और भी ईज हो सके, कम हो सके। इस 7वें दौर की बातचीत में भारत क्या कुछ उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल असीम, देखिए भारत लगातार अपना पक्ष जो है वो लगातार रखता रहा है और जिस तरीके से 5 सूत्रीय जो सहमति बनी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेनाओं के बीच ये जरूर सहमति बनी है कि कोई ऐसे कदम ना उठाए जाए जिससे कि जो टेंशन है, जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़े। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्थितियां देखने में आई हैं कि कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिससे तनाव बढ़े। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हुई है, वो आगे बढ़ी हुई। तो जाहिर तौर पर जो बातचीत होगी वो बदले हुए माहौल में होगी, थोड़ा बेहतर माहौल में होगी। और जिस तरीके से लगातार भारत शुरुआत से ही कहता रहा है कि अप्रैल से जो स्टेटस को वाली स्थिति है उसमें चीन को वापस जाना पड़ेगा, उसके बाद से जो जरूरी चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो जाहिर तौर पर भारत मजबूती से एक बार फिर अपना पूरा पक्ष रखेगा। हालांकि सरकार के तौर पर, विदेश मंत्रालय के तौर पर लगातार ये कहा जा सके कि मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो इशू है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हल किया जाए, इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाला जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसी तरफ दोनों जो सेना है, पीएलए और भारतीय सेना, वो बढ़ रही है। बातचीत 7वें दौर में हो रही है। जी जी। इसमें चूंकि सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियां वहां बहुत कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं और वहां दोनों सेनाओं के लिए रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा तौर पर दोनों सेनाओं के लिए बेहतर यही रहेगा कि आपस में बैठकर एक सही सा निर्णय लें कि आखिर किस स्थिति में डिसएंगेजमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। तो ये माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट के लिहाज से जो 7वें दौर की वार्ता है वो बहुत ज्यादा अहम रहेगी। बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि गिरते तापमान के बीच दोनों तरफ से जो सैनिक है उनके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। ऐसे में जो पिछली वार्ता हुई थी उसमें दोनों पक्षों ने कुछ निर्णयों की घोषणा की थी। किस तरह से हम देख सकते हैं कि इस आज की जो वार्ता है, आज की जो बैठक होगी उसमें उससे आगे बढ़कर कुछ हल निकलने की कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि पिछली बार भी हम देखा था कुछ रणनीति में बदलाव भी था, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी उसमें शामिल हुए थे और उनका काफी अहम योगदान रहा था। बिल्कुल, देखिए इस बार कोशिश ये हो रही है कि इसका जो मॉनिटरिंग लेवल है वो बढ़ाया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के जो अधिकारी थे वो इसमें शामिल हुए थे और जिस तरीके से दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय के बीच जो 5 सूत्रीय समझौता हुआ उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो जाहिर तौर पर विदेश मंत्रालय की मौजूदगी से जो माहौल है वो और ज्यादा बेहतर हुआ है। लेकिन खासतौर पर ये देखा जाए जिस तरीके से जो समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी कि जो स्थिति है वहां तनाव पैदा हो। तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि कोई तनाव की स्थिति वहां पैदा नहीं हुई है। हालांकि अभी साफ तौर पर अगर हम बात करें तो अभी भारत के सामने वही स्थिति है, भारत की जो पूरी स्थिति है वो सामने रख चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको आगे कैसे लेकर बढ़ना है, इस चीज को लेकर जो दोनों देश हैं, दोनों जो सेना है वो आपस में बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो जमीनी स्तर पर किस तरह से स्थिरता को बनाए रखना है और तनाव उत्पन्न करने वाली किसी भी कार्रवाई से या किसी भी चीज से बचना है, देखना होगा किस तरह से रोड मैप जो लगातार भारत कह रहा है उसको हम तैयार करने में आज सफल हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और अब बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। बॉर्डर के आधारभूत ढांचे को और भी मजबूत करने के पर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन 44 पुलों में जम्मू और कश्मीर में 10, लद्दाख में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल में 8 और सिक्किम में 4 पुल शामिल हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री तवांग को जाने वाली सड़क पर नेचीफू सुरंग की भी आधारशिला रखेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। पहले चरण के चुनाव में 71 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी।
और इस बीच बिहार में कल एनडीए की पहली चुनावी रैली हुई। गया में आयोजित सभा में घटक दलों की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष ने शंखनाद किया। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए साफ कहा कि वो दौर बीत चुका है जब जाति और मजहब के नाम पर राजनीति होती थी। अब इस समय सिर्फ जनहित के काम को बढ़ावा दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के शोषितों और वंचितों तक लगातार विकास बिना किसी रुकावट के, बिना मिलावट के और पूरी तरह से पारदर्शी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसे को दोहराते हुए कहा कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध रहेगी और चुनावों में एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगी। बीजेपी की तीसरी सूची में 46 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने पहले चरण के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब तक भाजपा ने कुल 75 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के कोटे में कुल 121 सीटें हैं, जिसमें मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी गई हैं। जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रखे हैं, जबकि आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने 6 सदस्यों की एक कमेटी की भी घोषणा की है। रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में ये समिति चुनावों में समन्वय का काम करेगी। इधर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। और अब खबर हाथरस से है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सामने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और हाथरस के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पेश होंगे। कोर्ट ने मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिकारियों को तलब किया है, तो वहीं पीड़ित परिवार आज कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पीठ के सामने हाजिर होगा। अदालत पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करेगी। हाईकोर्ट ने हाथरस जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि वो आज लड़की के परिजनों की पेशी सुनिश्चित कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस कांड का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में आला अधिकारियों को गत 1 अक्टूबर को तलब किया था। कल सीबीआई ने घटना की जांच अपने हाथों में ले ली और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। और भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का टैग मिला है। देश के 8 तटों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान कई मायनों में अहम है। देश ने ये उपलब्धि महज 2 साल के अंदर ही हासिल की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत के 8 साफ समुद्र तटों ने प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। ये भारत के इस तरह के स्थलों की रक्षा करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के महत्व को दर्शाता है। सचमुच एक अद्भुत उपलब्धि। और वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया है। तटों की साफ सफाई और पर्यावरण हितैषी मानकों पर मिले ब्लू फ्लैग पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के लिए बेहद गौरव का पल है कि भारत को ब्लू फ्लैग बीच वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। ब्लू फ्लैग दुनिया के सबसे साफ समुद्री तट माने जाते हैं। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क की इंटरनेशनल ज्यूरी ने पिछले महीने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों की राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकृति दे दी है। अब भारत के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा। भारत के यह 8 बीच 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, जिन्हें ब्लू फ्लैग का टैग दिया गया है। जिन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है उनमें शिवराजपुर, द्वारका गुजरात, घोघला दीव, कासरगोड और पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन, पुरी और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने तटीय क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए तीसरा पुरस्कार भी दिया है। भारत के लिए गौरव का क्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने और पंचों ने भारत के 8 बीचेस समुद्र के किनारे उनको ब्लू फ्लैग दिया है। वहाँ बीच पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वहाँ साफ सुथरा अच्छा रहे और उसके साथ साथ वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समुद्र में और समुद्र के किनारे दोनों जगह काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है।
ब्लू फ्लैग को दुनिया में समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित इको लेवल माना जाता है। अब तक भारत के किसी भी बीच के पास ब्लू फ्लैग टैग नहीं था। भारत ने इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत अपना अलग इको लेवल शुरू किया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ICZM प्रोजेक्ट के तहत था। फिलहाल स्पेन में ब्लू फ्लैग बीच की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पहला देश है जिसने लगभग 2 साल में यह उपलब्धि हासिल की है। जापान, दक्षिण कोरिया और UAE अन्य एशियाई देश हैं जहां ब्लू फ्लैग बीच हैं, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने में 5 से 6 साल लगाए थे। तपस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिल्कुल, तो एक बड़ी उपलब्धि यहाँ भारत के लिए। राज्य सुप्रीम कोर्ट अपने कोरोना पूर्व संख्या बल के साथ कामकाज शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के लगभग 30 न्यायाधीश 12 बेंचों के जरिए रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार आज से 2 या 3 न्यायाधीशों की 10 पीठ और 2 एकल न्यायाधीश की पीठ मामलों की सुनवाई के लिए बैठेगी। इससे सुप्रीम कोर्ट का कार्य और गति पकड़ेगा। शीर्ष अदालत ने अभी भी देश में कोविड-19 की स्थिति देखते हुए फिजिकल सुनवाई शुरू न करने का फैसला किया है। परिसर में वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए 12 सुविधा कक्ष बनाए गए हैं ताकि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन सुविधा कक्षों में तकनीकी VC सहायता भी प्रदान की गई है। और बात कोविड की करें तो देश में जांच, निगरानी और इलाज की केंद्र की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल करने से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। अब कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.17% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 89,154 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 60,77,976 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। मृत्यु दर 1.54% पर बनी हुई है। देश में फिलहाल 8,67,496 एक्टिव कोविड के मामले हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कड़ी शर्तों के साथ रामलीला आयोजन और दुर्गा पूजा मनाने के लिए पंडाल लगाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है। DDMA ने त्योहारों के लिए SOP जारी कर बताया कि दुर्गा पूजा और रामलीला की अनुमति दी गई है, किंतु मेला, झूला और खानपान के स्टॉल नहीं लगेंगे। साथ ही मास्क के बिना आने की इजाजत नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक करना होगा। तो वहीं आयोजन के दौरान लोगों की संख्या के लिए होकर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आयोजकों को अस्थायी टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था भी करनी होगी। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी आयोजन के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी, जुलूस की इजाजत नहीं होगी। और नया सेवरा में अब बात करेंगे कारोबार जगत की। और सबसे पहले बात करेंगे GST की। GST परिषद की आज 43वीं बैठक में क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक में क्षतिपूर्ति को लेकर आम सहमति बनाने के लिए एक मंत्री स्तरीय कमेटी गठित करने के गैर BJP शासित राज्यों के सुझाव पर गौर किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद लगातार तीसरी बार GST राजस्व में कमी की भरपाई को लेकर चर्चा करने वाली है। गैर भाजपा शासित कुछ राज्य ये सुझाव दे रहे हैं कि इस मामले में आम सहमति बनाने के लिए मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि कर्ज लेने के दिए गए विकल्प पर BJP शासित राज्य पहले ही केंद्र से सहमत हो चुके हैं और इनका मानना है कि उन्हें अब कर्ज लेने की दिशा में आगे बढ़ने की मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र धन उपलब्ध हो सके। परिषद ने पिछले सप्ताह हुई आखिरी बैठक में यह फैसला लिया था कि कार, तंबाकू जैसे विलासिता या अहितकर उत्पादों पर जून 2022 के बाद भी उपकर लगाया जाएगा। हालांकि इस बैठक में क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार इस पूरे डेवलपमेंट को ट्रैक भी करते आ रहे हैं। अजय, दर्शकों की समझ के लिए, जो कि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं और ये हमारा शो जो है, जो इस पर दर्शक देख रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे कि ये जो राज्य डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें जो लॉकडाउन के दौरान जो राजस्व का नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। हालांकि अगर मैं गलत ना हूं तो 20,000 करोड़ रुपए पहले ही सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भी जो वो डिमांड कर रहे हैं
और हालांकि सरकार का ये कहना है कि आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं। कैसे आगे का रास्ता निकलेगा? अब देखिए, जो पिछली बैठक थी उसमें केंद्र ने बहुत स्पष्ट तौर पर राज्यों को ये दोनों विकल्प दिए थे कि आप चाहें तो जो जीएसटी की वजह से आपको नुकसान हुआ है राजस्व की कमी का, उतना आप बोरो कर सकते हैं और आपको एक पैसा भी न तो इंटरेस्ट का न तो प्रिंसिपल का अपने खजाने से देना पड़ेगा। ये जो भी कॉम्पनसेशन सेस 2022 के बाद में इकट्ठा होगा, उसी से ये इंटरेस्ट कंपोनेंट जाएगा और बाद में प्रिंसिपल अमाउंट भी उसी से जाएगा। तो राज्यों के ऊपर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं है, ये स्पष्ट है। अब उसके बाद 21 राज्य इस बात पर सहमत भी हो गए हैं। जो 10 राज्य सहमत नहीं हुए हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि वो सभी के सभी गैर भाजपा शासित राज्य हैं। इसका मतलब यह है कि वो बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज को उलझा के रखना चाहते हैं और इसमें राजनीति हो रही है। जब जनता का हित या फिर अर्थनीति हावी होती है किसी भी मुद्दे पर, तो आपको लगता है कि बीच का रास्ता कैसे अपनाया जाए। केवल इस बात पर गाड़ी नहीं अटकनी चाहिए कि केंद्र बोरो करे या राज्य बोरो करे, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है जीएसटी में लॉस का, वो जीएसटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या फिर किसी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये कलेक्टिव